महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट हम बताएंगे राहुल गांधी के साथ में महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक में राहुल गांधी ने क्या हिदायत देकर सारे नेताओं को भेजा है, बताएंगे किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। के साथ में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के हार के डर से दंगे फैलाए गए हैं, अखिलेश यादव ने किया है एक बड़ा दावा, बताएंगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने दोस्तों। और इंडिया गठबंधन के दबाव के बाद अब भाजपा को याद आई है अपने नेता की, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर की ओर से ईवीएम को लेकर उठाए गए हैं बड़े सवाल। इसी के साथ में महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों। साथ साथ बॉलीवुड के लोगों ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया, बताएंगे बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर कब शपथ लेंगे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री, बताएंगे डेट भी सामने आ गई है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बहराइच के अंदर हुए पूरे कांड में कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र में होगा परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से साफ शब्दों में कह दिया है कि एकता बनाए रखना है और इसके साथ में संगठन को एकजुट करके आगे चुनावी मैदान में उतरना है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के इलेक्शन के डेट का ऐलान आज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव के ऐलान से पहले जिस तरीके से बहराइच के अंदर हिंसा भड़क गई, दो समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए, इस पर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझती है, हार के डर से चुनाव के हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी राजनीति है ये सब जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब ही जब ये सरकार चाहेगी। अखिलेश यादव की ओर से आई प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बैठक करने के लिए पहुंची थी। इसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर ये बड़ा कांड हो जाता है दोस्तों। इस पर सवाल उठ रहे हैं क्या उपचुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी साजिश है। हालांकि पूरे मामले पर प्रशासन के लोगों को जांच करवानी चाहिए और उसके बाद स्थिति के बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या ये साजिश के तहत हुआ है। कुल मिलाकर उपचुनाव होने वाले हैं दोस्तों, तो सवाल जरूर लोगों के मन में है। और अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी के बाई इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार विपक्ष के दबाव में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है दोस्तों। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह और अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला की ओर से पार्टी ने यह जानकारी दी है। विधायक योगेश वर्मा इंसाफ की दरकार लगातार लगा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की थी और अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो सवाल पहले ही खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कुर्मी समाज के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है दोस्तों, दबाव में ये कार्रवाई की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि राज्य सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए विधायक पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और हमला करने वाले को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। केवल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना न्याय नहीं माना जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई को न्याय माना जाएगा। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या इस कदम से कुर्मी समाज के लोग और विधायक में अब संतुष्टि देखने को मिलेगी या फिर विधायक अभी भी विरोध करेंगे, क्योंकि पहले ही विधायक ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था और कहा था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे। साथ साथ दोस्तों विपक्ष लंबे समय से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के हालात को देखकर ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभी हरियाणा में हुए चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी को 74 सीटें मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 16 सीटें मिल रही थी। जैसे ही ईवीएम खुलने लगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जो रुझान शुरुआत में आए थे और जो एग्जिट पोल आए थे दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन बाद में ईवीएम खुलने के बाद स्थिति पलट गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम का खेल आखिर कब तक चलेगा। आज एआई का जमाना है, अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लेकर आया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्व गवर्नर की ओर से फिर से ईवीएम के मामले को लेकर एक प्रखर आवाज में कई सारी बातें कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से और भी नेता जो बैलेट पेपर के साथ मजबूती से खड़े हैं उनको खुलकर सामने आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर ज्ञापन सौंपना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों ईवीएम देश के हित में नहीं है और बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के दौरान एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए उनके इंटीग्रिटी को लेकर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के क्षेत्र में बुरी तरीके से बैकफुट पर थी और राहुल गांधी अगर चाहते तो कोई इमोशनल अपील कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इंटीग्रिटी
दिखाते हुए नॉर्मल चुनाव लड़ा, इसमें कोई गलत बयानबाजी नहीं की जो राहुल गांधी अमूमन करते आए हैं। अपने चुनाव में राहुल गांधी कभी भी कोई उल्टी बात नहीं बोलते, यही बड़ा कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी के इंटीग्रिटी को लेकर अब बड़े बड़े पत्रकार भी मानते हैं कि ये राहुल गांधी का एक यूएसपी है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले कई सारे बड़े दावे किए गए हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर गुरुराज अंजन की ओर से बताया गया है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट जो अभी सामने आ रही है उसके अनुसार 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ये कि महायुति सरकार राज्य के अंदर वापसी को लेकर बार बार कोशिशें कर रही है, लेकिन आज की स्थिति में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लीड मिल रहा है, उनकी जीत होती दिखाई दे रही है। एसटी समाज के लोग शांति से पूरे चुनाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्शन को लेकर उन्होंने अपना कोई मत नहीं बनाया है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। एमएनएस और वंचित बहुजन अघाड़ी के पास अच्छा खासा वोट बैंक है, इसीलिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को उनको साथ में लेना चाहिए ताकि उनका वोट बैंक भी स्ट्रांग हो सके। कुल मिलाकर दोस्तों छोटे छोटे कई और गठबंधन करने पड़ेंगे जिससे वोटों को डिवाइड करने से रोका जा सकेगा और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार 100% तय हो पाएगी। और मुस्लिम वोटों को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के साथ में खड़े हैं। एआईएमआईएम ट्राई जरूर कर रही है, लेकिन उनका बैलून एक बार फिर से फूटने वाला है। मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर सबसे आगे है। तमाम सर्वे के अंदर भी इसी तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या उद्धव ठाकरे के नाम को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को, या फिर किसी और स्ट्रेटजी के तहत मैदान में उतरना चाहिए? साथ साथ केरल के अंदर सीपीआईएम की सरकार ने केंद्र के खिलाफ एक बार फिर से प्रस्ताव पारित कर दिया दोस्तों। कुछ दिनों पहले केरल की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ विधेयक पारित कर दिया था, उसके बाद अब वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी विधेयक लाने की कोशिश की गई है और विधेयक को पास भी करा दिया गया है। केरल के विधानसभा के अंदर पिनरे विजयन सरकार की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विधेयक पारित किया गया है। केरल विधानसभा में 4 दिन पहले 10 अक्टूबर को एक देश एक चुनाव के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया था। मुख्यमंत्री के विधानसभा में मौजूद न होने के कारण संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद प्रस्ताव पारित हो गया। सारे अन्य पार्टी के लोगों ने भी इस तरीके के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके बाद यह तय है कि केंद्र और भाजपा की सरकार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। साथ साथ दोस्तों जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई उसके बाद अब मीडिया के अंदर जहां पर एक और आवाज नहीं उठाया जा रहा, तो दूसरी ओर फिल्म मेकर कुछ हद तक बाहर निकल रहे हैं और मोदी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी तरीके से राहुल ढोलकिया की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम वॉर रुकवा सकते हैं, एक कैदी को नहीं रोक सकते हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लगा था और उन्होंने ये स्वीकार भी किया था। इसके बाद दोस्तों बॉलीवुड के कई सारे लोग खुलकर सामने आने लगे हैं, धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाकर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे। अगर आप भी मानते हैं कि यह समय है पूरे बॉलीवुड को एकजुट होने का और इस तरीके की हत्या का पुरजोर तरीके से विरोध करने का, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बिहार से निकलकर एक आम इंसान बाबा सिद्दीकी ने बिना किसी सहयोग के नाम कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाया और गुजरात के जेल में बैठा एक गुंडा उनके सपनों, उनके अरमानों और उनके कार्यों को पल भर में खत्म कर देता है और हमारी सरकार उसे बिरयानी खिलाने में व्यस्त है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मिस्टर सिन्हा गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए मिस्टर सिन्हा नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि भारत के अंदर गृह युद्ध होना तय है, आप इससे बचाव नहीं कर सकते। सवाल यह है कि आपने तैयारी कितनी कर रखी है। दूसरी साइड ने पूरी तैयारी कर रखी है और मिक्स हिंदू डीएनए के लोग भी उनके साथ में खड़े हैं। इस तरीके का बयान देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक खुलेआम देश के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसे बयान पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। केरल कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि आप लोग याद करिए कि ये लोग ये कहकर आए थे कि काला धन विदेश से लेकर आएंगे और आज कह रहे हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक काला धन लाने की बातें करके 2013 में मोदी की सरकार बनाने में सफल हो गए और अब इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों मिस्टर सिन्हा नाम का ये व्यक्ति जो बयान दे रहा है कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसे फॉलो करते हैं और मालदीव और भारत के संबंध खराब करने में भी इसी का रोल था। ऐसे बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि कोई पुलिस की कार्रवाई की जाएगी? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर के एलजी के आदेश को लेकर जाते हैं उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर उनको आमंत्रण भेजते हुए कहते हैं कि एलजी साहब ने आपको बुलाया है सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, आप सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया का आरंभ करिए। आप देखते हैं 16 तारीख को जो शपथ की प्रक्रिया शुरू की गई है दोस्तों, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ में कौन कौन से नए मंत्री बनाए जाएंगे और किन किन नेताओं को इन्वाइट किया जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबर अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश की मुख्यमंत्री जी एवं राज्य के प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में ले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून को अपने हाथ में ना ले और शांति बनाए रखे। साथ साथ दोस्तों एमसीडी के आयुक्त की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया गया है। इसके बाद कई सारे सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि एमसीडी के अंदर आयुक्त की शक्ति में सोमवार को इजाफा हुआ है। एमसीडी आयुक्त के पास 5 करोड़ तक वित्तीय शक्ति थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों एलजी की ओर से कहा गया है कि एमसीडी में स्थायी समिति के ना होने और मंत्री सौरभ भारद्वाज की अनदेखी की वजह से शहर में नगर पालिका सॉलिड
वेस्ट की समस्या से जूझ रही है, इसको कम करने में मदद करने वाला कदम उठाया गया है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया कि इसी साल 10 जुलाई को एमसीडी ने वित्तीय शक्ति सौंपने के लिए जीएनसीटीडी के पास आवेदन किया था। कुल मिलाकर दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास समिति में बहुमत हो गया है। तो इसके बाद एलजी जानबूझकर ये कानून लेकर आए हैं और ज्यादा शक्तियां बढ़ा दी गई है एमसीडी के आयुक्तों की। ये बड़ा सवाल है क्योंकि एमसीडी में जिस तरीके का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था उसके साथ में छेड़खानी की जा रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगाया गया है। साथ साथ यूपी के मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फैसले की अगली सुनवाई में देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को अपने ही गढ़ में करारा झटका लगा है। सतारा के फलटन से एनसीपी के विधायक दीपक चवाड़ और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव राजे निबालकर ने अजीत पवार की पार्टी छोड़कर एनसीपी शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली है। शरद पवार बार बार अपने भतीजे को तगड़ा झटका दे रहे हैं। दोस्तों उनको बता रहे कि असली एनसीपी कौन है। पूर्व विधायक रिपत राव सावले ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने उनको पार्टी में शामिल करवाया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है झारखंड का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले कहा कि झारखंड में फिर भाजपा के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्रियों को पुनः प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों मंत्रियों के यहाँ पर ईडी की चल रही छापेमारी को लेकर ये बातें कही गई है। मंत्रियों के करीबी के यहाँ भी छापे मारे गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जानते हैं कि हेमंत सरकार का गुनाह क्या है। उनका गुनाह यह है कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया। उनका दूसरा गुनाह यह है कि एसटी को 28% और एससी को 12% का आरक्षण लागू कर दिया उन्होंने, और सरना धर्म कोड को पारित कर दिया और पत्थलगड़ी आंदोलन मुकदमा वापस ले लिया। सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू किया गया और एफआरए 2006 एक्ट को लागू किया गया। 5वीं अनुसूची लागू किया गया। पेशा कानून को लागू किया गया। मैया सम्मान योजना को लागू किया गया। किसान ऋण माफ किए गए। 200 यूनिट बिजली निःशुल्क किया गया। बिजली बिल माफ किया गया। ये तो सिर्फ कुछ झांकियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और भी कई वादे जो पूरे किए हैं इसकी डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों कुल मिलाकर झारखंड के इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही मुद्दों के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा लग रहा है कि केवल घुसपैठ के इर्द गिर्द चुनाव लड़ेंगे। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ साथ संजय राउत बोले, कहा अगर शिंदे में हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करके दिखाए। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि बदलापुर वाले मामले को लेकर एनकाउंटर करने के बाद वाहवाही बटोरी गई थी और इसके बाद कई सारी तस्वीरें भी शेयर की गई थी दोस्तों। लेकिन अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर पूरा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ साथ मैनपुरी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किया। प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे इसमें शामिल हुए। हम मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को डंके की चोट पर हराएंगे। गठबंधन पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। 10 की 10 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी संविधान के ऊपर आक्रमण कर रही है। बहुमत के आधार पर मनमाने निर्णय हो रहे हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बदतर होता जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में आपातकाल जैसी स्थिति है। प्रदेश और देश में मनमानी और तानाशाही चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से की गई टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी के द्वारा विधानसभा में 5 सदस्यों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि पहले मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाए, उसके बाद इस मामले को आगे लेकर आए, यानी हाईकोर्ट ले जाने के लिए कहा गया है। दोस्तों हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल दोस्तों एलजी को लेकर एक कानून है जिसके तहत कहा गया है कि एलजी 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे विधानसभा के अंदर, यानी 5 एमएलए अलग से बनाए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या उन एमएलए को एलजी अपने आधार पर अपने मन के हिसाब से नियुक्त कर सकते हैं? क्या किसी को भी एलजी एमएलए का दर्जा दे सकते हैं, या फिर उसके लिए उन्हें सरकार बनने का इंतजार करना पड़ेगा और कैबिनेट के द्वारा जिन नामों के सुझाव दिए जाएंगे एलजी केवल उन्हीं नाम पर मोहर लगा सकते हैं? ये एक संवैधानिक मामला है दोस्तों। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने की बातें कही है और वहां पर पहले मामले को सुना जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में 50,000 से जीतेंगे मिल्कीपुर सीट। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हम लोग यहाँ पर मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं। 50 से 60,000 वोटों का यहाँ पर एक अंतर रहने वाला है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। साथ साथ पूर्व विधायक रिपत राव सावले के साथ में मुखेड़ से पूर्व विधायक अविनाश घाटे और बालापुर विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी रहे रहमान खान ने भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र ज्वाइन कर ली है। पार्टी के बड़े नेता वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, सबकी ज्वाइनिंग करवाई गई है। साथ साथ हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद कई सारे नेताओं पर सवाल उठ रहा था कि अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया और जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। अब जो जानकारी है उसके अनुसार दोस्तों हार की जिम्मेदारी लेते हुए कुछ एक इस्तीफे सामने आए हैं। हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के
दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि ये जिम्मेदारी अब किसी और को दे देनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक दीपक बाबरिया ने कहा कि पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी की हार के तुरंत के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अभी पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब नहीं दिया है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचते हैं, जहां पर कहते हैं कि कल शाम तक निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर देगा, यानी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन की घोषणा कर देगा। बीते दिन ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा का आया था दोस्तों। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रभारी अब बता रहे हैं कि चुनाव आयोग कब इसकी घोषणा करेगा, चुनाव की घोषणा करेगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसने बताया है कि आज चुनाव आयोग इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो देखते हैं, अगर आज बात सच हो जाती है तो फिर सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी खड़े होंगे। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर सुनील शेट्टी ने भी ट्वीट करते हुए संतावना दी है, लेकिन कोई भी ये सवाल खड़ा नहीं कर रहा कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी स्थिति क्यों है। लोग पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग कब इकट्ठा होंगे और न्याय की मांग करेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बड़ी जानी मानी हस्ती थी दोस्तों। चाहे राजनीति हो या फिर बॉलीवुड, हर जगह उनके अच्छे खासे संबंध थे और यहाँ तक कि मंत्री रहे हैं। और बॉलीवुड में जब भी उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है तो कई सारे लोग उनके कार्यक्रम में रहते थे, यानी एक तरीके से उनके अच्छे संबंध राजनीति में भी थे और बॉलीवुड में भी थे। साथ साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान में आज एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में सदस्य देश के बीच में आर्थिक, व्यापारिक और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, अपनी जगह उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा है। अगर विपक्ष की किसी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया होता और कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा होता तो आज तक भाजपा के लोग विरोध करने लगते और जगह जगह प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ तक कि पाकिस्तान हाईकमान से लेकर तमाम जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे होते, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ये दोहरे मापदंड कब तक देश में चलते रहेंगे। साथ साथ बीजेपी के 3 नाराज विधायकों को मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से तलब किया गया है। पार्टी दफ्तर में मुलाकात की गई है दोस्तों। मोहन यादव भी मौजूद रहे हैं। पुलिस वालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। कानून व्यवस्था हो या फिर नशे का व्यापार हो, हर जगह प्रशासन की फेलियर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। साथ साथ कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ 9 साल पुराना मुकदमा वापस हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इस पर अब सवाल क्यों नहीं देश के मीडिया में खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जब कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार ने केस वापस ले लिया था तो इसके बाद बीजेपी के लोग सोशल मीडिया में विरोध करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2015 में एक धार्मिक पोस्टर के अपमान के बाद भड़की हिंसा से जुड़े मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो 9 साल पुराना मुकदमा था उन्हें वापस ले लिया गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मुंबई के अंदर टोल फ्री करने को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कहा यह साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले की घबराहट को दिखाता है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों से टोल टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। इस पर शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार घबराई हुई है। सोमवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बार बार लोगों को फ्री बीज जैसी स्कीमों से राब्ता करवाया जा रहा है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। साथ साथ दिल्ली पुलिस ने 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया। अमित शाह ने तारीफ की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने 1289 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक थाईलैंड मैरिजुना को जब्त किया है, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ के आसपास में है। सवाल घूम फिर कर यह है कि देश के अंदर ये ड्रग्स आ कैसे रहे हैं और समुद्री रास्ते से अगर आ रहे हैं तो बॉर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, फिर देश में कैसे आने दिया जा रहा है, ये तो साफ तौर पर होम मिनिस्ट्री की विफलता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ड्रग्स पकड़ने की जगह ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि कहां से आ रहा है और कौन इसे भेज रहा है, और उसके बाद वहां जाकर कार्रवाई करना ज्यादा जरूरी है। इसी से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भारत के अंदर ये ड्रग्स ना पहुंचे। आपकी क्या राय है दोस्तों, इसे किस की विफलता के तौर पर आप देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एपी न्यूज पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ जहां भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करें तो दूसरी तरफ एक हालिया सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि पेंगोंग सो के उत्तरी तट के पास एक चीन ने बस्ती का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है। पेंगोंग सो झील के पास बसाई जा रही है बस्ती। इस पर लोगों ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि मोदी जी ने अपनी आंखें इतनी लाल कर दी कि इनको ये सब दिखना बंद हो गया है, यानी नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाने की बातें कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि शायद नरेंद्र मोदी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाल आंख दिखाना तो दूर की बात, एकदम सन्नाटा, शून्य पटक सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों, बहराइच के अंदर एक ब्राह्मण युवक की हत्या के मामले को लेकर वॉइस ऑफ ब्राह्मण की ओर से सोशल मीडिया पर कहा गया कि ब्राह्मण युवाओं, आप लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ब्राह्मण बच्चों के अंदर धार्मिक अफीम सबसे ज्यादा फैलाई जा रही है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, हमें मौत और दुखों का सामना करना पड़ेगा। वॉइस ऑफ ब्राह्मण की ओर से किए गए इस पोस्ट पर प्रतीक पटेल बोले, कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसी तरीके से पिछड़े और दलित भाइयों को भी
ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके का घटनाक्रम बहराइच में देखने को मिला ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक था। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मिले तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।